गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी करेंगे। तो वोकैबुलरी वाले सेशन में आपको पता है एक टाइप से आपका ये होमवर्क होता है, क्योंकि पहले अपने एडिटोरियल को करते हैं, नेक्स्ट डे अपने उस एडिटोरियल की जो वोकेब है उसको करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सबको याद होगी। तो ये आपका एक टाइप से मैं बता दूं फिर से आपको, ये होमवर्क होता है। तो आपको जो वोकेब वाली क्लास होती है उससे पहले जो एडिटोरियल की जो वोकेब है, जो आपको हाईलाइटेड फॉर्म में दी गई होती है एडिटोरियल के अंदर, वो वोकेब आपको याद करनी होती है। इसी तरीके से अपनी ये क्लास होती है वोकेब वाली। तो मैं वापस से रिवाइज करवा दूं, तो ये आपकी वोकेबलरी की जो क्लास होती है वो क्या होती है, एक टाइप से आपका अपने बात करें तो यहाँ पे आपसे मतलब आपका होमवर्क होता है, आपसे ये वोकेब एक टाइप से सुनी जाती है। जैसे क्लास के अंदर अपने करते थे, जैसे मैं आपको क्लास में क्या करता था, पहले दिन वोकेब देता था, अगले दिन क्या करता था, वोकेब सुनता था। वो वाला ही केस है, सेम का सेम। वापस से क्या की जाएगी, आपसे वोकेब ये सुनी जाती है। इसलिए आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। तो आपका जब एडिटोरियल हो जाता है उसके बाद में आपका होमवर्क रहता है वोकेब का। समझ में आ रही है चीज़। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि पहले आपकी वोकेब आएगी, ठीक है, उसका फिर आपको मुझे जल्दी से मीनिंग आंसर करना है और उसके बाद में उसका अपने कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो लाइव चैट में आप मुझे जल्दी से उसका मीनिंग आंसर किया करो वोकेब का, ठीक है। तो आपका जो एडिटोरियल था वो कौन सा था, कैर्टोग्राफिक चैलेंज। जो कैर्टोग्राफिक मतलब जो मानचित्र वगैरह जो नक्शे से रिलेटेड जो होता है, कैर्टोग्राफिक चैलेंज चुनौती थी ऑन पाकिस्तान न्यू मैप। पाकिस्तान ने जो नया मैप लॉन्च किया था उसके ऊपर ये आपका एडिटोरियल था, उसकी वोकेब है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकेब आपकी आपके सामने है। अब जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सर्डिटी। फर्स्ट वोकेब जो आपकी आई है वो क्या आई है, एब्सर्डिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सर्डिटी, ठीक है। अब स्टार्ट, एसिडिटी नहीं है, एब्सर्डिटी है, ठीक है। तो एब्सर्डिटी का मीनिंग जल्दी से आंसर करो। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग निकल कर आता है वो आता है एब्सर्डिटी का अनर्थकता। अनर्थकता का मतलब अर्थ ना होना किसी बात का, असंगति, कुछ संगत ना हो, सही ना हो, बेतुकापन, बेतुकी चीज हो, बकवास हो, जड़ता, जड़ हो, मतलब क्या हो, मतलब बिल्कुल काम की चीज ना हो, घटिया चीज हो, उसको ये बोलता है। बकवास जो वाहियात चीज है उसके लिए यूज होता है आपका एब्सर्डिटी, नॉनसेंस के लिए यूज होता है। इंग्लिश में मीनिंग देखें तो द क्वालिटी ऑफ वाइल्डली अनरीजनेबल। जो क्वालिटी है किसकी, वाइल्डली अनरीजनेबल की क्वालिटी। अनरीजनेबल का मतलब जो तर्क संगत ना हो, मतलब जो नेगेटिव इम्पैक्ट वाला हो, उसकी क्वालिटी को बताता है। वाइडली का मतलब बेतुके तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा वाहियात तरीके से। सिनोनिम्स देखें, नॉनसेंस, बिल्कुल से नॉनसेंस बकवास होता ही है, बिल्कुल सही चीज़ है। नॉनसेंस मतलब बेतुकी चीज़, बिल्कुल सही इसका सिनोनिम। फॉली का मतलब मूर्खता, जड़ता होता ही है, तो मूर्खता भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। एंटोनिम्स में बात करें, विजडम, इंटेलिजेंस, दोनों बुद्धिमानी को बताते हैं। एक तो आप क्या है, एब्सर्डिटी है, बेतुकापन है, बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है, नॉनसेंस है। और एक आप विजडम, इंटेलिजेंस, तो अपोजिट हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, डोंट बी अपसर्ड। डायरेक्ट बताया है, क्या बोला है कि अपसर्ड मत बनो, मतलब बकवास बेतुके इंसान मत बनो, पागल मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो, इस तरीके से ये बात इसने बोली है। एडिटोरियल में देखें, एज एन एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल एब्सर्डिटी। जो एक्सरसाइज थी किसकी, पॉलिटिकल एब्सर्डिटी की एक्सरसाइज बताया था। पाकिस्तान के इस एक्ट को किसने, अपनी मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ बताया था, पॉलिटिकल एब्सर्डिटी है। तो अगर आपको ये कंप्लीट सेंटेंस चाहिए तो आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। क्लियर है। अब चलते हैं यहाँ पे पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर जो आपके सामने निकल कर आती है, बहुत ही शानदार वाली पिक्चर, एक शिक्षाप्रद पिक्चर आपके सामने आती है, रियलिटी को बताते हुए। कोई बच्चा है जो क्या कर रहा है, ये आपका समुद्र है, ठीक है। तो ये एक टाइप से एनिमेटेड फॉर्म में है। रियल में तो ऐसे पानी की जो परत है, लेयर है, उसको ऊपर नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन उसने क्या किया, पानी की लेयर को ऊपर, मतलब उसने एक टाइप से पिक्चराइज किया है। यहाँ पे पिक्चर दिखाई है, जिसने भी ये पिक्चर ली है उसने ये पिक्चर दिखाई है कि पानी की जैसी लेयर को बच्चे ने उठाकर देखा। जैसे ही बच्चे ने उठाकर देखा तो, क्योंकि वाइट है बिल्कुल, बच्चे के कपड़े भी क्या है, बिल्कुल वाइट है, मतलब बिल्कुल सफाई को बताता है। लेकिन जैसे ही लेयर को उठाकर देखा पानी की, तो नीचे क्या है, कचरा दिखा उसे। समझ में आ रही चीज, नीचे क्या दिखा, कचरा। तो कुल मिलाकर बात है, जो समुद्र वगैरह का जो पानी होता है, नदियों का जो पानी होता है, जो अपने को इतना निर्मल दिखता है, इतना प्योर दिखता है, रियल में वो प्योर नहीं है। क्योंकि उसके अंदर अगर अपने रिवर की बात करें, सी ओशियन वगैरह की बात करें, तो उसके अंदर अपने लोगों ने ही बहुत ज़्यादा कचरा फैलाया हुआ, उसमें कचरा डाला हुआ है। तो उस चीज़ को बताता है, रियलिटी को बता रहा है। जो ओशियंस वगैरह की जो रियलिटी है अभी, जिनकी उनकी सिचुएशन बनी हुई है, उस चीज़ को बता रहा है। तो एक टाइप से शिक्षा दी जा रही है कि जो सामने से जो चीज़ दिखाई दे रही है वो रियल में वो नहीं है, फेक है, उसकी इंटरनल कुछ अलग है। अगर आप लाइफ की फॉर्म में बात करो तो वैसे ही आपको एक मोरल देता है, यहाँ पे शिक्षा देता है क्या, कि जो पर्सन आपको सामने से जैसा दिखाई देता है
बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो रियल में वैसा हो, वो इंटरनल फॉर्म में अलग हो सकता है, गलत पर्सन भी हो सकता है। समझ में आई चीज़? कोई पर्सन आप डायरेक्ट ओपिनियन बना लेते हो, आपको गलत लग रहा हो वो बंदा कि ये बंदा बिल्कुल सही नहीं है, तो हो सकता है वो रियल में बहुत अच्छा पर्सन है। तो ये बात इसने बोली है। तो इसने ये रियल में ये बात बोली है कि आप ऊपर से किसी चीज़ को मत देखो, उसके अंदर झांक कर देखो। जैसे ये अंदर झांक कर देख रहा है, समझ में आ रही चीज़? जैसे पानी की जो लेयर है उसके अंदर नीचे, उसके नीचे झांक के देख रहा है, मतलब उसके अंदर झांक कर देख रहा है। तो वैसे ही आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसके अंदर झांक कर देखना चाहिए। कोई भी चीज़ है उसको ऊपर से नहीं देखना चाहिए, उसके अंदर जाकर देखना चाहिए कि रियलिटी क्या है। समझ में आ रही चीज़? पहले से बिल्कुल डायरेक्ट उसको सामने से उसका कवर देखकर, किसी भी चीज़ का कवर देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही चीज़? वो एक क्योट है कि डोंट जज ए बुक विद इट्स कवर, मतलब बुक को उसके कवर के साथ जज मत करो, क्योंकि हो सकता है कि बिल्कुल वाहियात सी बुक को, बिल्कुल नॉलेजेबल ना हो, लेकिन उसके अंदर क्या है, बिल्कुल नॉलेजेबल ना हो और उसका कवर बड़ा ही शानदार वाला है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो कोई मतलब नहीं है। एक बुक ऐसी है जिसका कवर बिल्कुल भी नॉर्मल सा है, सीधा सादा है और अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ है, तो वो वाली बात है। ऐसे इंसान के साथ होता है क्या कि कोई पर्सन आपको डायरेक्ट सामने से दिखेगा, सीधा साधा नॉर्मल सादगी वाला पर्सन दिखे, तो आपको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। समझ में आ रही है ना चीज़? और ये पानी वाली जो बात है, ये बात बिल्कुल सही बोली है कि पानी के नीचे इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है पानी के अंदर, तो उसको अपने को फैलाना नहीं चाहिए। तो अपने को पानी, जो रिवर, नहर वगैरह, कैनल वगैरह जितने भी हैं, ओशन वगैरह, वहाँ पे अपने को कभी भी कचरा नहीं डालना चाहिए। उस पानी के अंदर आपको कचरा नहीं डालना चाहिए। ये शिक्षा भी मिलती है। बहुत सारी शिक्षा इस पिक्चर ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है, बहुत ज़्यादा अपने को मोरल वैल्यूज़ यहाँ पे बताई है। एब्सर्डिटी को यूज करोगे, कैसे यूज करोगे कि मुझे एब्सर्डिटी को त्याग करना है, एब्सर्डिटी का मुझे त्याग करना है, मुझे कभी भी लाइफ में एब्सर्डिटी नहीं लेकर आनी। समझ में आई चीज़? मुझे लाइफ में एब्सर्डिटी का अपोज करना है। मुझे मेरे कैरेक्टर के अंदर एब्सर्डिटी को, मेरे कैरेक्टर में एब्सर्डिटी की कोई जगह नहीं है। मुझे एब्सर्डिटी को ख़त्म करना है। दूसरों को बोलो कि आप एब्सर्डिटी जो है उसको क्या करो, ख़त्म करो। आप घर वालों को बोलोगे कि आप एब्सर्डिटी ख़त्म करो, एब्सर्डिटी नहीं होनी चाहिए, तो घर वालों को तो ऐसे सुनेगा कि एसिडिटी ख़त्म करो। तो घर वाले बोलेंगे एसिडिटी कैसे ख़त्म कर दें, तो उनको बोलना एसिडिटी नहीं, एब्सर्डिटी। समझें? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी सही रखना। कहीं आप एब्सर्डिटी की एसिडिटी बोल रहे हो तो एसिडिटी नहीं बोलना, ठीक है? एसिडिटी अलग होती है, एब्सर्डिटी की यहाँ पे बात रही। क्लियर है? समझ में याद हो गया होगा आई थिंक। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है एग्रेंडाइजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रेंडाइजमेंट? आंसर इट क्विकली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रेंडाइजमेंट? तो चलते हैं अब इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है विवर्धन। हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आरआरबी में हिंदी आप अटेम्प्ट करते हो, देखो इंग्लिश के साथ में हिंदी भी हो रही है, ठीक है? विवर्धन, समझ में आ रही है चीज़? तो विवर्धन है, विवर्धन, वर्धन का मतलब बढ़ोतरी को बताता है। तोड़कर देखो, विवर्धन बोलते हैं स्वास्थ्य वर्धक। वर्धक, वर्ध का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि। वृद्ध बना है, वृद्ध एक वृद्ध होता है, एक वृद्ध होता है। वृद्ध तो बूढ़ा होता है, वृद्ध है ये। वर्ध का मतलब बढ़ना, वर्धन, स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, वर्धन बढ़ाने वाला, ठीक है? समझ में आई चीज? तो वर्धन का मतलब बढ़ना। तो विवर्धक, विवर्धक का मतलब बढ़ाना, कोई चीज़ बढ़ना, बढ़ने को बताता है, मतलब पावर वगैरह को इंक्रीज करना, इंक्रीमेंट को बताता है, ठीक है? हिंदी का मीनिंग पता लग गया ना? इस विवर्धन क्या होता है, ये आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके। मीनिंग यहाँ पे देखें, द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वेल्थ और पावर। एक्ट जो कार्य हो क्या करने का, वेल्थ और पावर को इंक्रीज करने का, पैसा या पावर, अपनी पावर को, प्रभुत्व को बढ़ाने का। बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स यहाँ पे देखें, एलिवेशन बढ़ोतरी, ठीक है? ग्लोरिफिकेशन ऑनर, हाई ऑनर, ज्यादा ऑनर मिलना, सम्मान, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स में देखें, डाउनफॉल, एक तो बढ़ोतरी हो रही है, एक गिरावट हो रही है, ठीक है? और रिडक्शन, कमी, बिल्कुल सही है। एक तो बढ़ोतरी, एक कमी, बिल्कुल सही है। यूसेज यहाँ पे देखें, इट वॉज क्लियर टू एवरीवन, ये सभी की तरफ क्या था, क्लियर था, दैट की ही वॉज फुल ऑफ सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। वो क्या था, फुल ऑफ एग्रेंडाइजमेंट था। अब यहाँ पे अपने बात करें फुल ऑफ एग्रेंडाइजमेंट, अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले में एस ई है, यहाँ पे जेड ई है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे जेड वाला रखा है। जो एस वाला होता है वो आपका ब्रिटिश होता है और जो जेड वाला होता है वो आपका अमेरिकन होता है। समझ में आ रही चीज़? तो वो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आपकी जो वोकेब है वो दोनों की दोनों आपकी जेड और एस दोनों ही क्या आपकी करेक्ट है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, एस भी सही है और आपकी क्या है, जेड भी सही है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में भी दोनों ही एस और जेड दोनों ही सही होती है। ब्रिटिश अमेरिकन वाला रहता है, थोड़ा इंडिया में सारा ही चलता है, ठीक है?
इंडिया में तो नेपाल भी इंग्लिश बना दे तो वो भी चल जाएगी, ठीक है, ओनली मजाक के लिए बोल रहा हूँ। तो ये क्लियर था हर किसी की तरफ क्या कि वो क्या था, फुल ऑफ सेल्फ एग्रेडाइजमेंट था, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर बढ़ाना चाहता, कोई नेता की बात की होगी। एडिटोरियल में जाएं तो अटेम्प्टिंग ए फॉर्म ऑफ टेरिटोरियल एग्रेडाइजमेंट की बात हुई थी। टेरिटोरियल का मतलब प्रादेशिक फॉर्म में पावर बढ़ाने की, पाकिस्तान पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है प्रदेश की फॉर्म में, तो वो बात यहाँ पे एडिटोरियल में हुई थी। कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। क्लियर आप लोगों को समझ में आया। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। बड़ा ही शानदार पिक्चर एनालिसिस आया है, रियलिटी आई है, जो अभी अपनी कंट्री की रियलिटी है वो चीज़ आई है। चलो मुझे जल्दी जल्दी एक काम करो, मैं देखना चाहता हूं कि आपका सेंस कितना चमका हुआ है, ठीक है, आप कितना डीप वे में सोच सकते हो, आपकी थिंकिंग किस लेवल की है। ये जो आपको एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जो GIF फॉर्म में, मुझे बताओ ये क्या शो करना चाहता है, बात क्या बोलना चाहता है, जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर बता दो। मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप कितना हाई लेवल तक सोच सकते हो। जो ये एनिमेशन लग रहा है ये क्या चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बात बताना चाहता है। अगर आप ऐसा आप देखो, सिंबल देखो इस तरीके से, जैसे आपका एनिमेटेड फॉर्म में चल रहा हो, तो आप इस बात से क्या समझोगे, क्या समझोगे। देखो एक एरो है ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब बढ़ोतरी को, एक एरो है नीचे की डायरेक्शन मतलब कमी को बता रहा है। समझ में आई चीज़। तो क्या हो रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया हो क्या बोलना चाहता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। तो क्या जो ऊपर वाला एरो है उस पर कभी बीजेपी जा रही है तो नीचे वाले पे कांग्रेस, नीचे वाले पे फिर बीजेपी आ रही है तो ऊपर वाले पे कांग्रेस। मतलब क्या निकला, जैसा अपने इंडिया में चल रहा है वो वाला सिस्टम है कि गवर्नमेंट दो ही फिक्स है, या तो कभी बीजेपी या कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इन दोनों के अलावा कोई नहीं आता। तो मिल बांट कर काम करते हैं, 5 साल इसने देश को लूटा और 5 साल उसने देश को लूटा, फिर 5 साल वापस से इसने लूटा, फिर 5 साल फिर उसने लूटा। समझ में आ रही है चीज़। तो ये चीज़ है, इनका लूटने का काम चलता ही रहता है, 5-5 साल बाद ये लूटते हैं, और बचे हुए 5 साल में वो थोड़े क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, कमी आ जाती है उनके पास, तो अगले 5 साल में वापस अपनी भरपाई कर लेते हैं। इसलिए देश का डेवलपमेंट नहीं है। समझ आए चीज़। 5-5 साल काम करने के लिए ध्यान नहीं देते, 5-5 साल क्या करते हैं, लूटने के लिए आते हैं कि 5 साल में तो लूटा ही जाए, काम कहाँ से करेंगे, काम करने के लिए तो कम से कम 20 साल दो, तो 20 साल में तो देश खत्म ही हो जाएगा। समझ आए चीज़। वो वाला केस इसने यहाँ पे बताया है कि ये दो गवर्नमेंट क्या हो रही है, क्या आ रही है, एग्रेंडाइजमेंट में आ रही है, मतलब क्या है, पावर में आ रही है, कभी वो पावर में तो कभी वो पावर में। समझ में आया, ये बात इसने क्लियर कर दी, क्लियर ही हो गया, समझ ही आ गया। तो अब अपने यूज करें, कैसे यूज करोगे कि अभी जो एग्रेंडाइजमेंट में जो ऑल इंडिया लेवल पे बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कौन सी है, बीजेपी है। और राजस्थान पे एग्रेंडाइजमेंट की बात करें तो कौन सी गवर्नमेंट है अभी, कौन सी है, कांग्रेस है। और जो कांग्रेस है उसमें थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो उसके एग्रेंडाइजमेंट को थोड़ी सी क्या है, थ्रेट है, संकट आया हुआ है उसके एग्रेंडाइजमेंट पे। हो गया, याद हो गया, समझ में आया। ये वाला केस होता है, घर पे आप यूज कर सकते हो एग्रेंडाइजमेंट को। तो घर पे एग्रेंडाइजमेंट क्या होगा, दो ही बंदों का हो सकता है, मम्मी पापा का, कभी मम्मी कभी पापा, कभी मम्मी की पावर कभी पापा की पावर। समझ आ रही है चीज़। तो वो वाला केस है, समझ में आए। भाई बहन में भी होता ही यही, भाई बहन में भी यही चीज़ होती है, कभी भाई की पावर कभी बहन की पावर, कभी भाई को मौका मिल जाता है, पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाता है, और कई बार बहन को पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाता है। तो एग्रेंडाइजमेंट तो हर जगह चलता ही रहता है। क्लियर है, समझ में आए, ऐसे याद कर लोगे, आप यूज़ कर लोगे ना, ठीक, आई थिंक याद भी हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है कॉन्क्रेटाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्क्रेटाइज, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्क्रेटाइज। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है ठोस करना, किसी चीज़ को मजबूत करना, किसी चीज़ को प्रूफ वगैरह देकर मजबूत करना, उसका सपोर्ट करना, यहाँ पे आता है। मीनिंग देखें, मैक एन आइडिया और कॉन्सेप्ट रियल, एक आइडिया या कॉन्सेप्ट को क्या करना, रियल बनाना। जो आइडिया या आप कॉन्सेप्ट है उसको रियल बनाना, मतलब उसको ठोस ही मजबूती कर रहे हो आप। सिनोनिम्स देखें, रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, मतलब मजबूती की फॉर्म में, मतलब उस चीज़ पे आपको यकीन है। एम्बॉडी का मतलब साकार करना, किसी बात को साकार करना, जो चीज़ सोची है उसको पूरा करना, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स की बात करें, हाइड छुपाना, एक तो आप क्या करो उसको सामने लेकर आ रहे हो, एक हाइड कर रहे हो, कवर कर रहे हो, छुपा रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, वी कैन कॉन्क्रेटाइज इट, हम इसे कॉन्क्रेटाइज कर सकते हैं बाय फर्निशिंग 1 और 2 टिपिकल एग्जाम्पल्स। मतलब ये बात है ना, जो अपने बात बोली है उस बात को हम मजबूत बना सकते हैं किससे, एक या दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लेकर, फर्निश करके, मतलब उन एग्जाम्पल्स को तैयार करके, सुसज्जित करके, उसको एग्जाम्पल से सुसज्जित, मतलब एक दो एग्जाम्पल उसकी स्पोर्ट में देकर हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्क्रेटाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है।
एडिटोरियल में बात करें दैट हैव बीन कॉन्क्रेटाइज्ड ओवर द पास्ट 70 ईयर्स, ऐसे कुछ बात हुई थी ना कि जो एग्रीमेंट वगैरह थे इंडिया पाकिस्तान के वो पिछले 70 सालों से थे, क्या थे, कॉन्क्रेटाइज हो चुके थे, उनको दोबारा से रीसेट कर दिया, ऐसी कोई बात हुई थी। तो उस बात के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। क्लियर है। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में देखें तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी पिक्चर आती है, बिल्कुल बेसिक पिक्चर आती है, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे ये पेड़ देखो, इसकी जड़ों को देखो, ठीक है, मतलब जो जड़ की साइड पे वहाँ पे तने को देखो, मतलब जो ग्राउंड के पास में है, जड़ें तो इसके अंदर है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जड़ें। तो ये अपने बात करें इस पेड़ को, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये कॉन्क्रेटाइज फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट ही पड़ा है, डायरेक्ट ही है। अब इसका जो ये पार्ट है ना सर्किल वाला, ये चारों तरफ का पार्ट है, उसको क्या कर दिया, जो स्टोन्स वगैरह पत्थर वगैरह लगाकर इसको क्या कर दिया, कॉन्क्रेटाइज कर दिया। इस सेकंड पिक्चर में दिख रहा है क्या आपको, इस पार्ट को क्या किया गया है, कॉन्क्रेटाइज किया गया है। तो ये चीज़ तो आपको पार्क वगैरह में खूब मिल जाएगी। तो आप ऐसे यूज़ करो कि देखो ये पेड़ है ना, इसको देखो ये कॉन्क्रेटाइज किया गया है, समझ में आ रही चीज़। रोड वगैरह के लिए बोल सकते हैं कि ये पहले यहाँ पे कच्चा रास्ता था, अब यहाँ पे कॉन्क्रेटाइज किया गया इसको, ठीक है। रोड वगैरह बन रही हो तो क्या हो रहा हो कि इसको और ज़्यादा कॉन्क्रेटाइज किया जा रहा है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं अपने इरादों को कॉन्क्रेटाइज करूँगा, मैं अपने इरादों को कॉन्क्रेटाइज करूँगा, सिलेक्शन लेकर रहूँगा, कुछ अपना नाम कमाऊँगा, कुछ ना कुछ इस दुनिया में अलग करूँगा, क्योंकि मेरे इरादे क्या है, कॉन्क्रेटाइज्ड फॉर्म में है। यूज़ करो, याद हो जाए। क्लियर आप लोगों को समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट जो वोकेब आती है वो आती है डिमार्केट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमार्केट, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमार्केट। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में जो इसका मीनिंग निकल कर आता है वो आता है अलग करना, निर्धारित करना, सीमांकन करना, सीमाबद्ध करना। बिल्कुल सही है। मीनिंग यहाँ पे देखें इंग्लिश में इस्टेब्लिश बाउंड्रीज और लिमिट्स, पाबंदी या बाउंड्री, सीमाएं वगैरह तैयार करना, स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना। सिनोनिम्स देखें तो सेपरेट हो गया, अलग, बिल्कुल सही है। डिफ्रेंशिएट, किसी चीज़ को अलग करना, बिल्कुल सही है। डिमार्केट, अलग करने को बताता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे देखें तो कंबाइन, लिंक, कंबाइन करना, जोड़ना, किसी चीज़ को लिंक करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना, बिल्कुल सही है। एक तो आप सीमांकन कर रहे हो, अलग कर रहे हो, एक क्या कर रहे हो आप, लिंक कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो बिल्कुल अपोजिट बात है ना। यूसेज यहाँ पर देखें, स्पेशल यूएन कमीशन वाज फॉर्म टू डिमार्केट द बॉर्डर। बॉर्डर को डिमार्केट करने के लिए एक कमीशन तैयार किया, मतलब बॉर्डर का सीमांकन, सीमाबद्ध करने के लिए कौन कौन सी बाउंड्री है अपनी, उसको डिमार्केट करने के लिए, सीमाबद्ध करने के लिए यूएन कमीशन को क्या किया गया, फॉर्म किया गया, तैयार किया गया था। एडिटोरियल में देखें ड्रॉज लाइन डिमार्केटिंग गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान की जो बात हुई थी, गिलगित जो बल्तिस्तान की बात हुई थी, वो वाली लाइन ड्रॉ करने, डिमार्केटिंग मतलब उसको सीमाबद्ध करते हुए ऐसी बात हुई थी। सेपरेट फॉर्म में जैके से ऐसी कोई बात हुई थी। एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना, कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग देखना है तो क्लियर है। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस में। तो पिक्चर एनालिसिस में यहाँ पे क्योट आता है, और क्योट बड़ा ही शानदार वाला आता है। तो ये क्योट जो है वो आज की जो सिचुएशन है, आज की जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये क्योट आपका क्या, रिलीजन इटसेल्फ, रिलीजन जो धर्म है खुद, इज वॉल, वो क्या है, दीवार है, दैट जो डिमार्केट, जो क्या करती है, डिमार्केट करती है। यहाँ पे आप डिमार्केट्स मत बोलना, डज डिमार्केट आएगा, ये क्योट है किसी पर्सन का। तो क्योट होता है वो पर्सन के अकॉर्डिंग जो उसने बोल दिया या लिख दिया उसके अकॉर्डिंग होता है, वहाँ पे ग्रामर नहीं देखनी होती क्योट के अंदर। समझ में आ रही चीज़। ये किसी पर्सन का क्या है, क्योट है कि सर वॉल के लिए यूज हुआ है तो डिमार्केट्स होना चाहिए था, डज डिमार्केट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी मत करना। समझ में आया चीज़। ये किसी का क्योट है, किसी की बात है तो उसकी बात डायरेक्ट ही आएगी जो जैसे उसने लिख दी। तो लिखने जो स्पोकन, कुछ एक चीज़ ध्यान रखना, जब क्योट वगैरह लिखे जाते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल एरर थोड़ी बहुत की जाती है। क्यों करने के लिए, ताकि वहाँ पे लोगों का ध्यान जाए, ताकि क्योट पे क्योट जो आपका एम्फेसाइज कर पाए वहाँ पे। समझ में आ रही चीज़, एक टाइप से अट्रैक्शन दे पाए, क्योंकि जब एरर दिखेगी तो लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे तो उस क्योट को वो पढ़ेंगे। समझ में आ रही चीज़, इसलिए वहाँ पे थोड़ी एरर दी जाती है जानबूझकर क्योट्स वगैरह के अंदर, ठीक है। तो वो उसमें ग्रामेटिकल फॉर्म में मत ले जाना। दैट डिमार्केट ह्यूमैनिटी, जो किसको डिमार्केट करता है, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को डिमार्केट करता है, फ्रॉम बीइंग इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल होने के से, एक दूसरे के इक्वल होना, उससे इंसानियत को क्या करता है, सीमाबद्ध, अलग करता है। बिल्कुल सही बात बोली है कि रिलीजन जो है खुद वो एक ऐसी दीवार तैयार करता है कि इंसान एक दूसरे के इक्वल नहीं बन पाते, इंसानियत एक दूसरे को एक नहीं मान पाती। बिल्कुल सही बात है। आज का जो अपने देखें, आज की सिचुएशन देखें, उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें, अपने धर्मों की बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन वगैरह, ईसाई वगैरह सब की बात करें तो क्या होता है, सभी अपने रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। होता है कि नहीं होता। ये चीज़ देखो, ह्यूमैनिटी कैसे आपकी अब डिफ्रेंशिएट कैसे होगी, देखना आप, आपके नए एग्जाम्पल देखे होंगे, खूब एग्जाम्पल देखे होंगे। एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, मैं बताऊँ आपको, तो
जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हो आप, ठीक है, आपकी मान लीजिए आप हिंदू हो, मान लो आपकी मान लीजिए किसी सिख से लड़ाई होगी, या कोई सिख है उसकी हिंदू से लड़ाई होगी, तो एक चीज़ ध्यान है, वहाँ कम्युनिटी का इतना ज़्यादा होता है कि जो सिख है वो सिख का सपोर्ट करते हैं, जो हिंदू है वो हिंदू का सपोर्ट, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं। ये होता है कि नहीं होता? आपने देखा होगा, ये चीज़ें देखी है ना आपने, ये सपोर्ट करते हैं, चाहे गलती उनकी कम्युनिटी के पर्सन की हो। जैसे मान लो हिंदू की गलती है, सिख सही है, फिर भी जो हिंदू है हिंदू का सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से बात चलती है। समझ में आ रही है चीज़? ठीक है, अगर सिख की गलती है, हिंदू सही है, तो वो भी सिख वाले सिख को ही सपोर्ट करेंगे। समझ में आ रही चीज़? चाहे गलती किसी को, ये वाला कैसे, जैसे अपने परिवार की बात करें तो अपने क्या होता है, यही तो करप्शन है। करप्शन और होता क्या है? नेपोटिज्म होता क्या है? यही तो नेपोटिज्म होता है। समझे? जो बॉलीवुड में भी चल रहा है नेपोटिज्म, ठीक है, ये तो नेपोटिज्म है। कल को आप बड़े ऑफिसर बन गए, कल को मान लीजिए आप बैंक में गए, ठीक है, बैंक में चले गए, लाइन में सभी लगे पड़े हैं, आपका कोई रिलेटिव लगा हुआ है लाइन में, कौन सा रिलेटिव? जिससे आपको नफरत ना हो, वो वाला, ठीक है। नफरत वाले को तो आप बोलोगे और पीछे हो जा लाइन में। समझ में आ रही चीज़? वो वाला रिलेटिव जो आपका चहेता हो, लविंग वन हो, आपका फैमिली मेम्बर हो, तो आप क्या करोगे? करते हैं ना बैंक में, आपने देखा होगा बैंक वाले क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं आप आगे आ जाओ, उनका काम पहले कर देते हैं। चाहे लाइन कितनी बड़ी लगी हो, चाहे उसमें बुजुर्ग खड़े हो लाइन के अंदर, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा मतलब खड़े ही नहीं रह सकते, मतलब कंडीशन खराब है, कोई बीमार है, कोई अपाहिज है, कोई भी हो, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी किसको दे देते हैं? अपने रिलेटिव्स को। रिलेटिव्स कौन से? जो आपके सपोर्टिव होते हैं, जो जिन्होंने हमेशा आपकी टांग खींची है ना, उनकी तो आप वाट लगा दो, ये तो गारंटी है। ये रियलिटी है। आप बैंक में हो और आपका वो रिलेटिव आ जाए बैंक के अंदर जिसने हमेशा आपकी टांग खींची थी, तो आप उसको तो है ना भगाओगे, कल आना, परसों आना, ये करना, वो करना, पूरी भड़ास निकाल लोगे अपनी। वो वाला कैसा लगा, मैं वैसे बोल रहा हूँ। तो ये भी क्या है? करप्शन, ये नेपोटिज्म, करप्शन होता है, ठीक है। ये चीज़ें अपने को नहीं करनी चाहिए, आप लोगों की ये शोभा नहीं देती, क्योंकि अपने लिए सभी क्या है, सभी इंसान बराबर होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर फिर सैलरी भी सभी को दे दे, परिवार वालों को ना दे, फिर मतलब कुछ टेढ़ा मत चमकाया करो आप, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा सेंस चमकाएंगे कि सर फिर सैलरी हमारी आती है वो तो घर वालों को ना दे, फिर हमारे लिए तो सारे बराबर सबको ही बांट दें। देखो बांट सकते हो तो भाई बांट देना, पर वो चीज़ अलग है, वो तो आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना फाइनेंशियल वगैरह में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो सब बराबर है, वहाँ पे न्याय की बात होती है। ये समझ में आया चीज़? तो जो फर्स्ट आया है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को देनी होती है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो ये चीज़ें चलती है। वही वाली बात इसने बोली है रिलीजन ने, तो रिलीजन खुद के रिलीजन को सपोर्ट करता है, इंसानियत वहाँ पे क्या हो जाती है? धराशायी हो जाती है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया, समझ में आया? तो ये काम अपने को नहीं करना, क्योंकि रिलीजन कभी भी आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। रिलीजन सबको बराबर मानता है। जो रियल अपने रिलीजन को लेकर चलें, कोई भी धर्म है तो उसके अंदर जो रियल मॉरल जो चीज़ें होती है, कोई भी धर्म हो, वो यही सिखाता है कि सारे इंसान क्या होते हैं? बराबर, पूरी दुनिया बराबर, सारे जीव बराबर, हर जीव से प्रेम करो, हर जानवर, जो जीव जंतु वनस्पति प्रकृति से प्रेम करो, यही बताते हैं सारे के सारे, सब इक्वल है ये बताते हैं। लेकिन अपने रिलीजन जो बनाते हैं वो अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग रिलीजन तैयार करते हैं, इसलिए नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। तो ऐसा काम अपने को नहीं करना। क्लियर है? समझ में है किस तरीके से ये बात बोलना चाहता है? तो ये बात इसने बोली है। और डिमार्केट को आप यूज कर लोगे ना, कि डिमार्केट मैं नहीं करूंगा, रिलीजन की फॉर्म में मैं कभी डिमार्केट नहीं करूंगा, मैं अपने रिलीजन को मानूंगा, अपने धर्म को मानूंगा, क्योंकि वो मुझे अपनी मोरल वैल्यूज सिखाता है, क्योंकि मेरा धर्म मुझे बाइंड करता है, मुझे अच्छा इंसान बनाता है, मेरा धर्म मुझे अच्छी बातें सिखाता है, इसलिए मैं अपने धर्म से बाइंड रहूंगा। लेकिन अपने धर्म को किसी और पे थोप कर वहाँ पे मेरे धर्म का यूज अन्याय के लिए नहीं करूंगा, कभी भी गलत वे में यूज नहीं करूंगा। जो मेरे लिए गलत है, वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, वो गलत है, क्योंकि मेरे लिए सभी एक बराबर है, सारे के सारे इंसान हैं, सब मेरे लिए एक बराबर है। ये थॉट्स आपको लेकर आनी है। डिमार्केट का मीनिंग मिल गया ना आपको? तो इस तरीके से डिमार्केट को यूज करेंगे। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है आउटरेजस। आउटरेजस, आउटरेजियस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटरेजस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटरेजस? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है क्या? अत्यधिक अपमान एवं क्रोध देने वाला, बहुत ज्यादा अपमान और क्रोध देने वाला, घृणित, बहुत घटिया, उपद्रवी, उकसाने वाला, दंगे फसाद करवाने वाला आउटरेजेस का मीनिंग होता है। इंग्लिश में मीनिंग देखें, शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव। शॉकिंग, झटके की फॉर्म में, एकदम अचानक से चौकन मतलब क्या बोल सकते हो आप, सरप्राइज की फॉर्म, आश्चर्यजनक फॉर्म में, क्या आपका बैड, बहुत ज्यादा हाई लेवल का, बुरा और अधिकता वाला, एक्सेसिव। बिल्कुल ये सिनोनिम देखें, वायलेंट, वायलेंट का मतलब हिंसात्मक होता ही है आपका, क्रोध वाला हिंसात्मक, बिल्कुल सही है।
ऑफेंसिव अपमानजनक, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स जेंटल, एक तो अपमानजनक आप क्रोध वाला है, एक जेंटल विनम्र वाला है। फेयर का मतलब बिल्कुल फेयर अच्छा वाला, ठीक है, ठीक है, ईमानदारी वाला, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, बाय डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड्स, जो मानक है डिप्लोमेटिक कूटनीति वाले जो मानक है उनके द्वारा, दिस वॉज आउटरेजस बिहेवियर, ये क्या था, आउटरेजस अपमानजनक बिहेवियर था, अपमान वाला बिहेवियर था, अब बहुत ज़्यादा अपमान करने वाला बिहेवियर था। किसके अकॉर्डिंग बात करें तो डिप्लोमेटिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुसार बात करें तो। एडिटोरियल में बात करें, वाइल ईच ऑफ दीज एक्ट्स इज आउटरीजस फॉर, ये हर एक जो कार्य है किसका, पाकिस्तान वाला, ऐसी बात की थी, वो क्या था, आउटरीजस था, न्यू दिल्ली के लिए, मतलब इंडिया के लिए ऐसी बात हुई थी, इंडिया को अपमान करने वाला, इंडिया को गुस्सा दिलाने वाला हर काम है, ऐसी बात इन्होंने बोली है। क्लियर है, ये एडिटोरियल में गो थ्रू कर लेना, वहां पे मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। आगे भाई कबूतर, आगे कबूतर, ठीक है, तो आपके कबूतर यहाँ पे आ चुके हैं। तो पहले कबूतर ने क्या पूछा है भाई, व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर आउटरेजेस, उसने भाई दूसरे वर्ड्स पूछे हैं कि और वर्ड्स क्या होंगे। जो आपका इंटेलिजेंट पर्सन है, जो प्रोफेसर है कबूतरों का, वो क्या बता रहा है, शॉकिंग, स्कैंडलस, एक्सॉर्बिटेंट, अनक्वेश्चनेबल, ऑफेंसिव, हीनस, हीनस जघन्य अपराध, ठीक है, फ्लैग्रेंट, एग्रेगस, एट्रोसस, मॉन्ट्रस, ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है किसके, आउटरेजेस के। मॉन्ट्रस मतलब शैतान वाला, मतलब बहुत खतरनाक, बहुत घटिया। एट्रोसस का मतलब नरशंस, मतलब नरशंस का मतलब नरशंस भी होता है आपका, नए के पैर में क्या होता है, रह होता है। कैसा रह होता है वो, डंडे वाला रह नहीं होता, वो गुंडीदार रह होता है। जो ऊ की मात्रा होती है ना, उसके अपोजिट मात्रा वाला रह होता है नरशंस, नरशंस। उसके बाद सह, सलगम वाला, उसके ऊपर बिंदी पॉइंट, ठीक है, उसके बाद में जो सह स्लेट वाला सह होता है, ठीक है, नरशंस ऐसे लिखा जाता है, समझ में आप लोगों के, नरसंस, तो वो वाली चीज़ें, हीनस वगैरह, ये सारे स्कैंडलस, स्कैंडल की फॉर्म में, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या इसके सिनोनिम है, आउटरीजस, अपमानजनक फॉर्म को बताते हैं। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। आउटरीजस को कैसे यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे कि कई बार क्या होता है कि कोई भी आपको कुछ बोल दे तो उसको बोल दे भाई आउटरीजस वर्ड मत यूज़ कर मेरे लिए भाई प्लीज़, मैं फिर आउटरीजस हो जाऊँगा, फिर मत बोलना कि क्या हो गया। कोई भी बात होती है ना कि ये वर्ड्स प्लीज़ मेरे लिए यूज़ मत किया करो, मुझे ये आउटरीजस बना देते हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। आगे चलें, जो आपकी नेक्स्ट वोकेब जो आती है वो आती है आपके एस्टवाइल। एस्टवाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टवाइल, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टवाइल। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है पहले का पूर्व, मतलब पहले का अगला, पहला मतलब आगे की बातें, आगे की मतलब आगे फ्यूचर की बातें नहीं, आगे मतलब पहले पास्ट की बातों को बताता है। मीनिंग देखें, एन अर्लियर टाइम, पहले का टाइम, पुराना टाइम, पास्ट, ठीक है। सिनोनिम्स, ओल्ड पुराना, फॉर्मर पहले का, भूतपूर्व, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही होंगे। एक तो पुरानी बात है, प्रेजेंट पुरानी बात से, एक तो पुराना जो चला गया, एक प्रेजेंट जो चल रहा है, बिल्कुल अपोजिट है। एक फ्यूचर आने वाला है, वो भी तो अपोजिट है ना पहले के, आगे का, ठीक है, तो ये आगे का फ्यूचर की फॉर्म में। यूजेज यहाँ पे देखें, हिज एस्टवाइल फ्रेंड्स टर्न्ड अगेंस्ट हिम, उसके जो एस्ट वाइल फ्रेंड्स थे, मतलब जो पुराने मित्र थे, वो उसके खिलाफ हो गए थे। बिल्कुल सही, जब बेरोजगारी होगी तो खिलाफ ही होंगे ना, ठीक है। पहले वो उसका साथ देते थे, बेरोजगारी थी तो बेरोजगार थे, पास में कुछ था नहीं, जब पास में कुछ नहीं होगा तो फ्रेंड्स क्यों आएंगे भाई। सच्चे मित्र बहुत कम होते हैं ना आज के टाइम में, जो आपको आपके स्ट्रगल में भी सपोर्ट करे, ऐसे मित्र बहुत कम मिलते हैं, ऐसे फ्रेंड्स बहुत कम मिलते हैं। तो वो वाली बात बोली इसने कि उसके जो पुराने जो फ्रेंड्स हैं वो उसके खिलाफ हो गए थे, ऐसी बात इसने बोली है यूजेस में। एडिटोरियल में देखें तो क्या था, द फ्यूचर ऑफ ऑल 6 पार्ट्स ऑफ द एस्ट वाइल रॉयल स्टेट, एस्ट वाइल जो रॉयल स्टेट है उसके सभी पार्ट्स थे, उसका फ्यूचर की बात हुई थी। जम्मू कश्मीर रॉयल स्टेट, जम्मू कश्मीर की बात हुई थी। एस्ट वाइल पहले जो रॉयल स्टेट था, शाही राज्य था, उसकी बात उसने बोली थी। एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना कंप्लीट सेंटेंस के लिए। अब चलें इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो भाई फिर से कबूतर आ गए। अब पहले वाला अगर अपने देखें और ये वाला देखें, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले वाला जो ये पूछने वाला कबूतर था ना, इसकी ग्रीन कैप थी, और ये अब की बार क्या है, रेड कैप है। बस बंदा चेंज हुआ है, प्रोफेसर सेम ही है, ठीक है, बंदा चेंज हो गया, प्रोफेसर सेम है। वो पूछ के चला गया, अब दूसरा कबूतर पूछने आ गया। भाई आज कबूतर 2 बार आए हैं, इसका मतलब आज वाली वो कैब है, शानदार वाली वो कैब है, तभी कबूतरों को लाना पड़ा, क्योंकि अपने से हैंडल नहीं हो रही थी, इसलिए इसको हैंडल करने कौन आए हैं, कबूतर हैंडल करने आए हैं, ठीक है। तो कबूतर हैंडल करने आए, इसका मतलब आज की वो कैब ज़्यादा शानदार थी, तगड़े वाली वो कैब थी। तो यहाँ पे अपने देखें तो इसने पूछा व्हाट इज, पहले सिनोनिम पूछा, अब की बार अपोजिट पूछ रहा है एर्स्ट वाइल का। तो अपोजिट पूछा है
तो प्रोफेसर जी ने क्या बताया, प्रोफेसर साहब ने यहाँ पे बताया करंट, प्रेजेंट, एक्सटेंट। एक्सटेंट TENT वाला होता है, वो तो सीमा को बताता है, हद को बताता है, और ये एक्सटेंट होता है वो आपका वर्तमान को बताता है। ऑन गोइंग, प्रेजेंट डे, फ्यूचर, लैटली, रिसेंटली, ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी, समकालीन, कमिंग, प्रोस्पेक्टिव का मतलब भावी जो होना के चांसेस है जिसके, तो ये सारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। एर्स्टवाइल पुराने के सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो ये पिक्चर एनालिसिस इसका कंप्लीट हो गया। एर्स्टवाइल को यूज़ करोगे तो कैसे यूज़ करोगे कि जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर्स थे वो क्या थे, मेरे एर्स्टवाइल थे। जो एर्स्टवाइल पेपर्स मैंने दिए थे उनसे मैं कुछ सीखूंगा, और जो मेरे आने वाले जो पेपर्स हैं, जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जो पहले एग्ज़ाम दिए थे, एर्स्टवाइल जो एग्ज़ाम थे, वहाँ से मुझे अपनी गलतियाँ सीखनी है कि गलतियाँ क्या की थी, उन गलतियों को सुधारना है और नेक्स्ट एग्ज़ाम को फोड़ना है। ये आपके माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। अब आपको कोई ऐसे बोले, कोई भी बात आपकी पुराना पास्ट होता है, कोई किसी का भी पास्ट होगा, ठीक है, तो पास्ट होता है तो क्या बोले कि वो मेरा एर्स्टवाइल था, मेरा फ्यूचर देखना कैसा होगा। कि बोले कि आपने तो लाइफ में क्या किया है, कुछ नहीं किया, स्ट्रगल ही किया है, तो बोलते वो मेरा एर्स्टवाइल था। अब मेरा प्रेजेंट देखो और मेरा फ्यूचर देखना ब्राइट होगा। मेरा एर्स्टवाइल चाहे कैसा ही हो, लेकिन मेरा फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट होगा, तो याद हो जाएगा। समझ में आई? इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो वोकेब थी आपकी इस एडिटोरियल की लास्ट वोकेब थी। क्लियर आप लोगों के? तो वोकेब आप आई थिंक आप लोगों की याद है सारी की सारी। तो जितनी वोकेब्स है वो सारी की सारी आप वापस से रिवाइज कर लिया करो, बैक टू बैक बार बार आप रिवाइज किया करो वोकेब्स को, ठीक है। और वापस से मैं बता दूं कि जब एडिटोरियल आपका होता है उस दिन आपका होमवर्क अपने आप खुद से डिसाइड कर लेना कि उस एडिटोरियल की जो कंप्लीट वोकेब है उसी को याद करने की कोशिश करना। लेकिन अगर ज़्यादा ना कर पाओ फिर भी जो आपको बोल्ड फॉर्म में दिखाई देती है ना, वहाँ पे हाईलाइटेड फॉर्म में, वो तो कंपलसरी, वो तो आपका होमवर्क है ही है। एक्स्ट्रा करो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, एक्स्ट्रा करोगे तो फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होने वाला, आपको ही फ़ायदा होना है, ठीक है। मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको ही फ़ायदा होगा। अगर एक्स्ट्रा याद करोगे तो आपका ही एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। जॉब आपकी लगेगी, सैलरी आपकी आएगी, ठीक है। आप मुझे नहीं देने वाले सैलरी, अगर दम है तो फर्स्ट सैलरी देकर दिखाना फिर आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ है, समझ आए चीज़, तो वो आपके ही काम आएगा। इसलिए आप वोकेब को क्या किया करो, याद किया करो। तो आपका एडिटोरियल जैसे हो जाए तो आपका होमवर्क खुद से ही आप मान लेना, आपका होमवर्क हो जाता है क्या करने का, वोकेब याद करने का। और नेक्स्ट क्लास में जब अपने वोकेब करते हैं उस टाइम पे आपकी पहले वोकेब जब अपीयर होती है उस टाइम पे आपको मुझे लाइव चैट के अंदर रिप्लाई करना होता है कि इसका मीनिंग क्या है, समझ में आया चीज़। तो ये काम आप लोगों ने करना है, तो वोकेब वगैरह याद करते रहो, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण अवश्य आता है जब प्रतीत होता है मानो समस्याओं की बाढ़ आ गई। ऐसे कठिन समय में केवल दो ही विकल्प होते हैं, भाग लो या भाग लो। अचंभित मत होइए, ये दो भिन्न उपाय हैं। पहला उपाय उस समस्या से पलायन कर, उससे दूर भागने का, निराश होकर अपनी पराजय स्वीकार करने का है, जो अधिकांश लोग करते हैं। और दूसरा उपाय उस समस्या के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके उसमें भाग लेने का, क्योंकि चट्टान यदि डट कर खड़ी हो तो तीव्रतम वेग से बहने वाली नदी के जल प्रवाह को भी अपना मार्ग बदलना ही पड़ता है। अब चयन आपका है। आप चट्टान की भांति दृढ़ता से खड़े होकर समस्या को अपना मार्ग बदलने पर विवश करेंगे, अथवा रेत की भांति बह जाएं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।